बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पहले महिला घोषणा पत्र और अब यूथ मैनिफेस्टो। उत्तर प्रदेश के सिंहासन से 32 सालों का वनवास झेल रही कांग्रेस लगातार वोटर्स को लुभाने के लिए लोक लुभावने वादे करे जा रही है। पहली बार सीधे तौर पर चुनाव में ताल ठोक रही गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी घोषणाओं और वादों का पिटारा खोले जा रही है। पहले महिलाओं के लिए 40% टिकट में हिस्सेदारी, सरकार बनने पर 40% आरक्षण का वादा, पुराने बिजली बिल माफ करने की बात, बिजली बिल आधा, महिलाओं को स्कूटी और स्मार्टफोन देने की बात और 20 लाख लोगों को सरकारी रोजगार भी, किसानों का पूरा कर्जा माफ भी, किसानों को धान और गेहूं की खरीद कीमत 2500 रुपए करने की बात भी, किसानों को 1 क्विंटल गन्ने की कीमत 400 रुपए देने जैसे बड़े बड़े वादे किए गए। महिलाओं और किसानों को लुभाने के लिए अब कांग्रेस ने युवा वर्ग को साधने के लिए भी मैनिफेस्टो को लॉन्च कर दिया है। परीक्षार्थियों के लिए बस रेल यात्रा मुफ्त देने, 8 लाख सरकारी पद महिलाओं के लिए रखने, 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी देनी, शिक्षकों के 1.5 लाख खाली पड़े हुए पदों को भरने का वादा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क को माफ करना, सीड स्टार्टअप फंड के लिए 5,000 करोड़ देने का वादा। यानी कि साफ है, कांग्रेस इस बार कोई छोटा मोटा खेल खेलने की बजाय बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे कर रही है। 2017 में 7 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बात से भी गुरेज नहीं कर रही कि इन सब वादों को सत्ता में आने के बाद पूरा करना लगभग असंभव सा है। इसके साथ साथ कांग्रेस अपनी तुरुप का पत्ता यानी कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी में बड़े स्तर पर पेश करते हुए उनका चेहरा दिखाकर सत्ता वापसी के सपने देखने से भी नहीं हिचकिचा रही। तभी तो यूथ मैनिफेस्टो के लॉन्चिंग के बाद जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कहा कि वो यूपी में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, यानी साफ है ना तो राहुल ना ही कोई और यूपी का स्थानीय नेता, बल्कि प्रियंका गांधी ही इस बार यूपी में अपने चुनावी मैदान में अपनी पहली परीक्षा देने के लिए तैयार है। खैर, ये तो बात हुई कांग्रेस की। अब बात करते हैं सत्ताधारी बीजेपी की। बीजेपी ने आज यूपी के लिए अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया, जिसके बोल थे सोच ईमानदार काम दमदार। यूपी में एक बार फिर से भाजपा सरकार, यानी साफ है बीजेपी अपने पुराने हथकंडे सोच ईमानदार काम दमदार के दम पर इसके बूते ही चल रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी कमोबेश इसी थीम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। तो वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में सिर्फ चेहरा अलग है, वहां मोदी थे, यहां योगी है, लेकिन काम के बूते बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है। यानी साफ है कि देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां यूपी के रण के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक सत्ता के शिखर पर है तो दूसरी यूपी में हाशिए पर है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या मैनिफेस्टो से कांग्रेस करेगी बीजेपी की दांत खट्टे, या फिर काम दमदार करेगा बीजेपी का बेड़ा पार, या फिर क्षेत्रीय दल यानी सपा बसपा पड़ जाएंगे भारी। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ऐसे में बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हुए तमाम राजनीतिक दल, कांग्रेस की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात कर ले, बसपा की बात कर ले, हर दल हर संभव तरीके से इस समय अपने अपने वादों के पिटारों के साथ जनता के बीच पहुंच रहा है। जनता का समर्थन पाने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए हर संभव कोशिश करता नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जोश जोश में इस समय बड़े बड़े वादे तो इन दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अगर सत्ता हासिल हो जाती है तो वो वादे पूरे करना कहीं उनके लिए मुश्किल ना हो जाए, असंभव ना हो जाए। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हुए, मसलन मैनिफेस्टो जारी, सामने आई कांग्रेस की तैयारी। जी हां, कांग्रेस फुल तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। यूथ और महिला क्या कांग्रेस को फतेह कराएंगी किला? उत्तर प्रदेश का ये किला, उत्तर प्रदेश का ये सूखा जो दशकों से लगातार कांग्रेस के लिए चलता आ रहा है, क्या इस पर अब विराम लग पाएगा? क्या ये सूखा खत्म हो पाएगा? प्रियंका पर दाव, क्या विपक्ष को दे पाएगा घाव? चुनावी बाहर आई, जुमलों की राजनीति छाई, सोच ईमानदार काम दमदार, क्या लगाएगा भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार? बीजेपी सपा की जंग, कांग्रेस को कैसे मिलेगा वोटर का संग? राहुल के बाद प्रियंका, क्या आगे बढ़ पाएगा पंजा? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे हमारे साथ। इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं तारुफ आपसे जल्दी से करवा देती हूं। हमारे साथ इस समय संदीप त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है, बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। शौकत अली जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता, आपका भी बहुत स्वागत है।
रवि पाराशर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत सर। संजीव कौशिक जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशिक साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अब से थोड़ी ही देर में हमारे साथ दिनेश सिंह भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत संदीप त्रिपाठी जी आप ही के साथ। पहले महिलाओं पर दाव चलना, किसानों के बारे में चिंता जताना और अब युवाओं पर फोकस, क्या लग रहा है सर? कांग्रेस के तमाम दांव पेच क्या लोगों के दिलों तक घर कर पाएंगे? क्या आप लोग इन वादों के जरिए लोगों को अपने करीब ला पाएंगे, उनके मत को वोट में तब्दील कर पाएंगे? देखिए, आप को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक मुद्दों पर डिबेट रखी है। नहीं तो आज किस मुद्दों पर कैसे डिबेट हो रही है बताने की जरूरत नहीं है जी। आप बधाई के पात्र हैं, आपका चैनल बधाई का पात्र है। शुक्रिया सर। अभी जिस तरीके से अभी आपने बात कही महिलाओं और युवाओं की, आज हम ना जात की बात कर रहे हैं, ना धर्म की बात कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? युवा की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं। और ये राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ ये सामाजिक लड़ाई भी है। जिस प्रकार से इस 7 साल की सरकार में, और चाहे ये जो हमारे इस योगी जी की 5 साल की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, युवाओं के साथ जिस प्रकार अत्याचार हुआ, उनके अधिकारों का हनन हुआ, महिलाओं के साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ, और उनकी लड़ाई लड़ने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। युवा और महिलाएं और ये उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। अभी आपने कहा कि वोट में तब्दील हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखिए, हमारी नेता ने भी यही बात कही कि देखिए, हम इसको सिर्फ राजनीतिक परिवेश के अलावा हम सामाजिक परिवेश में भी लेके चल रहे हैं। आज आप एक बात समझिए कि नैतिक जीत तो हमारी तभी हो जाती है जब मोदी जी को किराए पर महिलाओं को जो है लाना पड़ता है और महिलाओं की 3 रैलियां करनी पड़ती है। ये देश में और प्रदेश में पहली बार हो रहा है। ये हमारे मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के, उनको कहना पड़ता है, महिलाओं के लिए बात करनी पड़ती है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से उल जलूल इनके। ये कांग्रेस की देन है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हम बात करते हैं युवाओं की। युवाओं को जिस प्रकार से पहले अखिलेश जी ने चला, एक जातिवादी सिस्टम के माध्यम से, जिस प्रकार से एक जात विशेष और एक क्षेत्र विशेष, जात में भी एक क्षेत्र विशेष के लोगों को तरजीह देकर नौकरियां दी जा रही थी, उस सिस्टम से उड़कर योगी जी पर आए लोग, और वही सिस्टम सिर्फ नाम बदल गया, से हो गया, लेकिन सिस्टम नहीं गया। चलिए ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सपा नेता शौकत अली जी भी जुड़े हुए हैं। शौकत साहब, सुना होगा आपने संदीप त्रिपाठी को, कह रहे हैं कि भाई असल मुद्दों पर तो हम बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों की बात होनी चाहिए, महिलाओं की, किसानों की, युवाओं की, उनसे जुड़े हुए रोजगार की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, किसानों की समस्याओं की, बाकी दल तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जाति धर्म में उलझे हुए हैं। क्या जवाब है आपका? समाजवादी पार्टी के पास क्या काट है इसकी? अगर कांग्रेस में सच ने आवाज उठाया होगा और जनता के बीच गई होगी कांग्रेस, तो उत्तर प्रदेश की जनता उनको जवाब देगी। लेकिन अगर धरातल पे आप देखने का काम करें, उत्तर प्रदेश की मीडिया ने जो दिखाया है और उत्तर प्रदेश के नौजवान जिस तरह माननीय अखिलेश यादव के पीछे चल उठे हैं, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अगर कोई विपक्ष की आवाज बनकर और उत्तर प्रदेश की आवाज बनकर सत्ता को जवाब देने का काम कर रहा था तो समाजवादी पार्टी है। अभी आपने तमाम जनसैलाब देखे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्रत लेकर निकले, तो जो जनसैलाब उमड़ा उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि उत्तर प्रदेश के नौजवान और उत्तर प्रदेश की आवाम को ये बात साफ तौर पर मालूम थी कि आज हमारी आवाज कोई उठा पा रहा हो, कोई आगे भी उठाएगा, और उत्तर प्रदेश की अगर सत्ता में आश्रित होगा, हमारे हक की कोई बात कर पाएगा तो समाजवादी पार्टी। अब एक बात ये स्पष्ट हो गई कि हम सबसे मुख्य भूमिका में है, तो जाहिर सी बात है सबसे अच्छी आवाज भी हम उठा रहे होंगे, इसीलिए उत्तर प्रदेश की आवाम उन पर भरोसा कर पा रही है। देखिए, कांग्रेस से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। जो जन विरोधी सरकार उत्तर प्रदेश में आश्रित है, उन नौजवानों को किस तरह ठग रही है, उत्तर प्रदेश के किसान को किस तरह ठग रही है, उत्तर प्रदेश में किस तरह नौजवान को ठगने का काम करा, उत्तर प्रदेश की आवाम को ठगने का काम किया। उत्तर प्रदेश में ये बात बखूबी अगर कोई बता पा रहा है तो समाजवादी पार्टी। इसीलिए उत्तर प्रदेश का नौजवान आज माननीय अखिलेश यादव के लिए ललायत है, उनके पीछे चलने का काम कर रहा है।
चले ठीक है, देखने वाली बात है आपकी इस दावे में कितना दम होगा, आने वाला वक्त बताएगा। संदीप त्रिपाठी जी, शौकत अली जी तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो रेस में है ही नहीं, असल मुकाबला तो सपा और बीजेपी के बीच में है, कांग्रेस तो बस ख्याली पुलाव पका रही है। देखिए जो राजनीति में जो दौड़ में होता है उसका नाम भी नहीं लिया जाता है, ये राजनीति का एक सिद्धांत है। जो लड़ाई में होता है उसका नाम लेने से लोग कतराते हैं। और अभी आप देखिए, जब आएगी गले तक आ जाएगी तो या कांग्रेस ही जपेंगे, चाहे वो सपा हो चाहे वो सपा। आराम से सुनिए, आप हाथरस में कहाँ थे, आप उमा में कहाँ थे, आप कोराव में कहाँ थे, आप होलागढ़ में कहाँ थे, आप जो है इलाहाबाद में दलितों के साथ अत्याचार हुआ कहाँ थे। आप एक घटना बता दीजिए जहाँ पर दलितों के साथ युवाओं को नौकरियों के लिए वो धरना दे रहे थे, तब आप कहाँ थे। छात्र संघ बहाली में आप कहाँ थे, आप कौन से मुद्दे पर लड़े हैं जनता के लिए, आप बताइए। अगर आपने लड़ा है तो मैं ये कहूंगा कि अगर सपा ने आपकी लड़ाई लड़ी है आपके मुताबिक, और अब आ गए हैं चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बनकर, कह रहे हैं कि भाई हमारी सीधी टक्कर है सरकार के साथ, बीजेपी के साथ। चलिए ठीक है सर, लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, रवि पाराशर जी भी हमारे साथ मौजूद है, संजीव कौशिक भी हमारे साथ मौजूद है। रवि पाराशर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं सर, मैनिफेस्टो में आप भी देख रहे होंगे हर राजनीतिक दल में मानो होड़ सी मची हुई है, हम बड़े वादे कर दे तो हम उससे भी बड़े वादे कर दे, कंपटीशन सा लगा हुआ है। ऐसे में सर, क्या जोश जोश में असंभव प्रतीत होने वाले वादे यहां पर जनता से किए जा रहे हैं, और अगर जनता उनके झांसे में आ गई तो सर जो फिर भविष्य की तस्वीर होगी वो कैसी नजर आती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनावी पार्टियां किसी भी सूरत में चुनाव जीतने के लिए अब बहुत सारे इस तरह के वादे भी आनन फानन में एक झटके में कर दे रही हैं, जो कि चुनाव के बाद जिनको पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और जहां तक कांग्रेस का ये पहली बार देखने में आया है कि उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी नहीं करके, जैसा आपने जानकारी भी दी कार्यक्रम की शुरुआत में, पहले उन्होंने महिलाओं को लुभाने के लिए बहुत तरह की बातें की, लेकिन 40% महिलाएं चुनाव मैदान में उतारने की बातें की। और अब यही इनका जो वादा है, कल मुजफ्फरनगर से कांग्रेस नेत्री का एक रोता हुआ हमने बयान बहुत सारे टीवी चैनलों पर सुना। तो कई बार बहुत सारे वादे इस तरह के हो जाते हैं, इतना जाल हम फैला लेते हैं कि हम उसमें खुद भी जकड़ने लगते हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को। और दूसरी बात ये है कि जो मुफ्तखोरी की जो एक लत मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के पैसे से जो पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये जो मुफ्तखोरी वाली जो योजनाएं, जैसे कि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए जो जारी किया गया है खासतौर पर, उसमें ही कहा गया है कि परीक्षा के लिए उनको फॉर्म निःशुल्क, उनकी जो फीस होती है वो नहीं ली जाएगी, ट्रेन और बस में इंटरव्यू में छूट दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए। ये आप अगर कोई समर्थ अभ्यर्थी है, अगर वो किराया दे सकता है तो आप उससे किराया लीजिए ना। आप ये क्या बात हुई कि कोई किसी के पास अगर ठीक ठाक संपन्न परिवार का है तब भी आप उसको मुफ्त में करने देंगे? तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि कई बार जनता अब इतनी सयानी है, जो जिसका परिचय हम 2019 के लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। कांग्रेस के केंद्रीय राजनीति का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था, उसमें सबको न्याय करके एक योजना बड़ी महत्वाकांक्षी राहुल गांधी तलाश के लाए थे, और उसमें 72,000 रुपए किसानों को देने की बात, वंचितों को देने की बात थी। 6,000 बनाम 72,000, लेकिन वो 72,000 जनता को कबूल नहीं हुए और वो 6,000 वाले के पीछे ही रही। तो बहुत सारी चीजें हैं, केवल चुनावी घोषणा पत्र में कुछ वादे कर देने से नैया पार नहीं लगने वाली। और ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने अब नए सिरे से जमीन तलाशने का प्रयास उत्तर प्रदेश में कम से कम बाकी विपक्षी पार्टियों के मुकाबले प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रयासों से बहुत पहले जमीनी स्तर पर शुरू किया था। अब देखना होगा कि खोई हुई जमीन वो वापस पाते हैं कि नहीं पाते। अब जो यूपी के 2 लड़के साथ आए थे, कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं रवि पाराशर जी इस बात का इल्म होगा कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान है। ऐसे में जितना संभव हो सके वादे कर दीजिए। अगर जनता आ जाती है आपके पास तो वाह भाई वाह, नहीं आती है
तो जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने का तो फिर सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में आपके पास लौटती हूँ सर, संदीप त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। जो प्रश्न यहाँ पर रवि पाराशर जी ने उठाया है कि भाई जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो वहन कर सकते हैं वो खर्चा, उन्हें भी इस तरह से लालच क्यों दिया जा रहा है? क्यों ना माना जाए कि एक तरीके से इनडायरेक्टली वोट खरीदने की ये चाल है? जी देखिए, पहली बात तो पराशर जी ने एक बात करी न्याय योजना की। उस समय आप याद करिए 2019 का चुनाव मुद्दों पे नहीं हुआ था, पुलवामा घटना पे हुआ था। और मान के चलिए कि हम आज उसी राजनीति के खिलाफ, आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात हम कर रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर और जात के आधार पर राजनीति करना ही, उसकी हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम जो राजनीति 2019 और 2014 में हुई उसी के तो जो है उसमें हम आज जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि जो सक्षम है, ऐसे ही आप बताइए कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको सक्षम है और हम उसको दे रहे हैं। और दूसरी बात आप समझिए, एक देश का मॉडल मैं उदाहरण दे रहा हूं। जब देश आजाद हुआ तो देश में 90% से ज्यादा गरीबी थी, तो उसको हमने, उस गरीबी को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने एक प्लान बनाया। उस प्लान का मोटिव ये था कि हम लोगों को सब्सिडी देंगे, मदद देंगे, यहाँ तक कि कपड़ा भी कोटे के माध्यम से मिलता था। आज लेकिन आप देखिए जैसे जैसे लोग मजबूत होते गए, क्या कोटे में आज राशन जो मजबूत है, वो जो नैतिक आदमी है वो आज भी राशन, अगर उसका 80 करोड़ के लोगों में नाम भी पड़ा है तो जाता नहीं है, भले उसको कोटेदार खा रहा है या कोई भी खा रहा है। तो आप समझिए कि हम जो है लोगों को जो है मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं, जो सामाजिक रूप से पीछे रह की थी। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं को आरक्षण दिया, उसके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं सरपंच बनी और एक उत्थान की दिशा में कदम बढ़ा। लेकिन उसके बाद हमारी एक सोच थी कि हम संसद में 35%। ठीक है, आप लोगों की तरफ से जो पहल की जा रही है, जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, सराहनीय योग्य है, लेकिन जनता किस हद तक विश्वास करती है ये जनता पर छोड़ देते हैं। आपके पास लौटती हूँ संदीप त्रिपाठी जी। हमारे साथ पैनल में संजीव कौशिक साहब भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। कौशिक साहब, कांग्रेस के मैनिफेस्टोज देखकर, महिलाओं को लेकर उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, किसानों को लेकर जो मैनिफेस्टो जारी किया था, और अब जो युवाओं को लेकर मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, लग रहा है कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में है। या तो कांग्रेस इतिहास रच देगी या इतिहास बन जाएगी। आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि इतिहास रचे या ना रचे वो तो बात की बात है, लेकिन यदि आप बेरोजगारों को यदि अपने मैनिफेस्टो में कुछ जारी करती है और लिखती है तो मुझे लगता है कि ये राजनीति होनी चाहिए। यदि महिलाओं को लेकर कोई पार्टी यदि राजनीति करना चाहती है और महिलाओं को सशक्त करने की बात करती है तो इस तरह की भी राजनीति होनी चाहिए। शिक्षा को लेकर के होनी चाहिए, बच्चों को लेकर के होनी चाहिए। तो जिस तरह की राजनीति आज के वक्त में कांग्रेस पार्टी, अब सफलता और सफलता, जो महिलाओं की बात हो रही है कि महिलाएं 40% जो देने की बात है, महिलाओं को अपने हिस्सेदारी देने की जो चर्चा लगातार कांग्रेस पार्टी और कोशिश भी कर रही है। सफलता मिले या ना मिले, महिला सशक्तिकरण एक दिन में नहीं है, ये एक लंबी प्रोसेस है, लंबा एक वक्त लगता है और धीरे धीरे बात लोगों को समझ में आती है। लेकिन कम से कम किसी पार्टी ने एक हिम्मत तो रखी। जिस पार्टी को बेहतर नहीं लगता हो वो कह दे कि नहीं, हम इसके पक्ष में नहीं है, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन वो पार्टियां भी खुलेआम नहीं कर पाती है, इस तरह के मुद्दों का विरोध नहीं कर पाती है। वो ये कहती है कांग्रेस जहां सत्ता में पहले वहां पे थे। सीधी सी बात है कि जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं उनका चुनावी एजेंडा है कि हम जानते हैं कि जितनी भी पार्टियां अपना जो मैनिफेस्टो जारी करती है उसमें सारे में उसमें चुनावी हित उसके सामने होते हैं और वो लुभाने का प्रयास करती है। और जहां तक इस चुनावी मैनिफेस्टो की बात होती है, आप उठा के देख लीजिए कि पिछली बार जिन्होंने किया था, जिनको सत्ता मिली, उन्होंने कितना पूरा किया। तो ये अब बातें हवाई ही रहती है कमोबेश। थोड़ी बहुत जो इसमें की मुख्य बातें होती हैं उस मुख्य बातों को ध्यान में रख करके पार्टी अब लंबी लकीर खींचने का प्रयास करती है, लेकिन अधिकांशतः यही देखा जाता है। लेकिन कहीं तो कुछ पॉजिटिव बात हो रही है, महिला की बात, रोजगार की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात। यदि आप हमें बताएं, अभी मैं सुन रहा था, यदि बेरोजगार लड़का जो फॉर्म भरने जाता है, जो परीक्षा देने जाता है, यदि उसके फॉर्म भरने की बात यदि कह रहा हो कि नहीं उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, आपको आने जाने के लिए बेरोजगार युवकों को पैसा नहीं लगे। हम उस देश में रहते हैं शिल्पा, जिस देश में 20 रुपए की सब्जी खरीदते हैं तो मुफ्त में हमें धनिया पत्ता चाहिए होता है और हरी मिर्च भी चाहिए होता है। जो मुफ्तखोरी की आदत बनी हुई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सीधी सी बात है, या तो आप उन्हें सशक्त कर दीजिए, और सशक्त नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार पार्टियों में घमासान मचा हुआ रहता है, जो भी पार्टी सत्ता में आती है हमको बाद में पता चलता है कि कितनी बड़ी घपले घोटाले सब कुछ सामने आते हैं। कम से कम उसका एक हिस्सा
उस गरीब वर्ग या जो शोषित है, जो वंचित है, जिसको जरूरत है, उसको यदि मिल रहा है तो क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? ये स्वागत योग्य होना चाहिए आपके मुताबिक, ठीक है, और ऐसी राजनीति होनी चाहिए क्योंकि ये मुद्दे पर आधारित है और महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो जाहिर सी बात है बहुत महत्वपूर्ण भी है। शौकत अली जी, आप कह रहे थे कि भाई कांग्रेस तो कहीं रेस में है ही नहीं, हमारी तो सीधी टक्कर बीजेपी के साथ है, कहीं ऐसा ना हो आधी आबादी के दम पर आप लोग बीजेपी से ही उलझे रह जाए और कांग्रेस यहां पर चुनावी अखाड़े में मैदान मार ले जाए, क्योंकि महिलाओं की आधी आबादी की ताकत से तो आप भी वाकिफ होंगे। दिशा और दशा चुनाव की, पूरी जो हवा है चुनाव की, उसका रुख मोड़ सकती है आधी आबादी। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि जनता को मुफ्तखोरी की आदत नहीं डालनी चाहिए। मैनिफेस्टो तमाम पार्टियां जारी करती हैं लेकिन उस पर पूरा नहीं करती। मुझे लगता है हमारे मित्र को जानकारी नहीं थी कि तमाम घोषणाएं हम लोगों ने की थी और उनको पूरा करने का भी काम किया। उदाहरण के तौर पे एक चीज बताता हूं कि हम लोगों ने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, तब यही तमाम एनालिस्ट, तमाम राजनीतिक पार्टियां ये हमसे पूछा करती थी कैसे देंगे आप लोग। हम लोगों ने वो देने का काम किया था। सर आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं सर। फिर महिलाओं से, आधी आबादी से और कांग्रेस की आधी आबादी के दम पर इस दांव से क्या समाजवादी पार्टी डर गई है? डर नहीं लग रहा है आप लोगों को? अभी हम पूरी बात पे आए नहीं और फिर उसके आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? ये थोड़ा ध्यान रखें। सर घुमाइए फिराइए मत, सीधा टू द पॉइंट आइए। हाँ बोलिए। महिलाओं को पेंशन में जोड़ने का काम किया, ये सवाल मैंने कहा अगर हम सत्ता में आएंगे तो 18,000 रुपए सालाना देने का काम करेंगे। हम लोगों ने जितने भी वादे मैनिफेस्टो के माध्यम से किए थे वो पूरे किए, धरातल को उतार कर दिखाए थे। जब हम लैपटॉप देने की तो फिर क्यों नकारे गए थे 2017 में? क्यों नकार दिए गए थे फिर 2017 में? सर नकारे जाने के बावजूद आप ये दावा कर रहे हैं। कभी आपने पूछा कल्याण सिंह क्यों भगा दिए गए उत्तर प्रदेश? कभी आपने पूछा राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से क्यों भगा दिए गए? कभी आपने पूछा स्वर्गीय अटल जी क्यों उत्तर प्रदेश से भगा दिए गए, देश से भगा दिए गए? पूछा आपने? हाँ सर, जब जब मुद्दे उठते तब तब हमारा काम ही है सवाल पूछना, और जो भी राजनीतिक दल उस समय जिस दायित्व के साथ बैठा होता है उस दायित्व के आधार पर उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है शौकत जी, जल्दी से बात पूरी करें। दिनेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी मुझे ओपनिंग रिमार्क लेना होगा। उत्तर प्रदेश की जनता को ये मत का अधिकार दिया गया है। उनको जब लगता है हाँ। कि नहीं हमें दूसरे राजनीतिक दल को मौका देना चाहिए तो उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें कुर्सी पर आश्रित करने का काम करती है। ये उत्तर प्रदेश की जनता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, जब हम सत्ता में आश्रित थे और चुनाव लड़े थे पंचायतों के, तो हम एक एक जिले में 2-2, 3-3 सीटें जीत पाए थे। यही वो उत्तर प्रदेश की जनता है। जब हम विपक्ष में चुनाव लड़े हैं तो एक एक जिले से 10-10 सीटें जीत कर आए हैं। तो चले ठीक है, इस बार जनता का मूड क्या कहता है आने वाला वक्त बताएगा। सर ठीक है सर, इतना समय नहीं होता, और भी तो मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके भी रिमार्क्स आने बहुत जरूरी है। दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। दिनेश सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले कांग्रेस बहुत तेजी के साथ महिलाओं के दम पर, किसानों के दम पर, युवाओं के दम पर भी अब आगे भागती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है बीजेपी वर्सेस सपा की इस टक्कर के बीच ऐसा ना हो कि कांग्रेस बहुत आगे निकल जाए, आप लोगों को अंदाजा भी ना हो पाए? लग रहा है सर, क्योंकि आधी आबादी, वही सवाल जो मैंने शौकत अली जी से पूछा था, आधी आबादी जिसके साथ हो लेती है रुख मुड़ जाता है सर, चुनाव की दशा का भी और दिशा का भी, हार का भी जीत का भी। शिल्पा जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इतनी तेज दौड़ रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ नहीं चल पा रही, और इतनी तेज भाग रही है कि उत्तर प्रदेश से भाग गए, पूरा परिवार इनका भाग गया। और जो हमें कहते हैं कि निश्चित तौर पर देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये तो सबसे पुरानी पार्टी है, और उसके बाद सबको अपना घोषणा पत्र भी जारी करने का अधिकार है। लेकिन जब आप इस तरह की घोषणा पत्र जारी करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता हंसती है। ये झूठ का पुलिंदा जो आप लेकर आए हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में अभी बची खुची आपकी सरकार है, आपने वहां पर जो घोषणा पत्र आपने जारी किया था, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने किया? आप अंगुली पर गिनवाते थे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर्ज माफ, नहीं तो सरकार बदल जाएगी। क्या कर्ज माफ हो गया या सरकार बदल गई? आप कहते थे हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, क्या आपने बेरोजगारी भत्ता दिया या सरकार बदल गई? 2014 के पहले की बात मैं बता रहा हूं शिल्पा जी, इस देश में और प्रदेशों में
सरकारें बनती थी, घोषणा पत्र जारी होता था, कोई किसी के घोषणा पत्र को पढ़ता नहीं था, उसको रद्दी के टोकरे में डाल देते थे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव लड़ने आई और हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया। लोगों ने उस संकल्प पत्र को पढ़ा और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया उसका अक्षरशः हमने पालन किया। और उत्तर प्रदेश में भी जो हम संकल्प पत्र ले आए थे उसका हमने अक्षरशः पालन किया है, उसको हमने धरातल पर उतारा है। और हमसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे विपक्ष के साथी हमारे घोषणा पत्र, हमारे संकल्प पत्र को पढ़ते हैं। यही स्थिति रहे। ये बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं, आज युवा घोषणा पत्र लेकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी में तो सबसे एक ही इनके यहाँ युवा है, अच्छी बात है, राहुल गांधी हैं। अच्छी बात है। अगर कांग्रेस पार्टी महिलाओं की बात कर रही है, उन्हें सशक्त बनाने की बात कर रही है, किसानों की समस्याओं के बारे में असल मुद्दों पर अगर बात कर रही है, तो फिर क्या दिक्कत है? धर्म जाति से ऊपर उठकर अगर जनता से सरोकार रखने वाले मसलों पर वो बात कर रही है और आप लोगों को भी मजबूर कर रही है बात करने के लिए, तो फिर क्या दिक्कत है? सर मेरी मजबूरी है, मुझे रुकना होगा यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। दिनेश सिंह आऊंगी, आप ही के पास आऊंगी सर, आपको थोड़ा कम समय मिला। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं, जल्द बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आज अखाड़े में चर्चा हो रही है मैनिफेस्टोज पर, खासतौर पर कांग्रेस की तैयारियों पर। कांग्रेस जबरदस्त फॉर्म में इस समय नजर आ रही है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए मसलन मैनिफेस्टो जारी है, सामने आई कांग्रेस की पूरी तैयारी। यूथ और महिला क्या कांग्रेस को फतेह करवाएंगी ये किला, उत्तर प्रदेश का किला? प्रियंका पर दाव, क्या विपक्ष को दे पाएगा घाव? चुनावी बाहर आई, जुमलों की राजनीति छाई, सोच ईमानदार काम दमदार, क्या लगाएगा बीजेपी का बेड़ा पार? बीजेपी सपा की जंग, कांग्रेस को कैसे मिलेगा वोटर का संग? प्रियंका के बाद, राहुल के बाद प्रियंका क्या आगे बढ़ पाएगा अब पंजाब? जिन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोज रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए दिनेश सिंह, आप ही के पास आऊंगी। सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए और जरा ये बताए कि फिलहाल कांग्रेस तो जबरदस्त तैयारी में दिखाई दे रही है, धरातल भी उतर चुकी है। ऐसे में सोच ईमानदार काम दमदार के दम पर क्या बीजेपी का बेड़ा पार इस बार हो पाएगा? आपने एक सवाल और पूछा था कि जब कांग्रेस पार्टी इस तरह की चर्चा कर रही है तो क्या उसको चर्चा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल चर्चा करना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार जहां है, जिस चीज की बात आज आप उत्तर प्रदेश में कर रही हैं या प्रियंका गांधी जी कर रही हैं, हाँ। उसका इम्प्लीमेंट जहां पर उनका शासन है, जिन राज्यों में जहां उनकी सरकार है, वहां करके दिखाएं। जनता में विश्वसनीयता तो हासिल करें। आज बातें आप बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर जीरो हो जाएंगी, तो कैसे जनता विश्वास करेगी? और आप कह रहे हैं कि नहीं, सोच ईमानदार काम दमदार, क्या इसके सहारे भारतीय जनता पार्टी जो है इस चुनाव में सफलता पाएगी? तो निश्चित तौर पर हमने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने अवसर दिया और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने अवसर दिया था देश में कुछ करने के लिए, और हमने वो सारे काम किए। हमको अवसर मिला तो हमने इस देश से 370 और 35 को हटाया। हमको अवसर मिला तो राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया के मार्ग को हमने प्रशस्त किया। तो हमसे कहते थे कि भाजपा वाले कहते हैं कि राम लाला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। आज सबको पता है कि तारीख भी पता चल रही है, निर्माण काम जोरों पे चल रहा है। हमने काशी को भी किस तरह से भव्यता दी है, और हम कह रहे हैं कि अगर हमने अयोध्या को बनाया है, अगर हमने काशी को भव्यता दी है, तो भारतीय जनता पार्टी है कि जो मथुरा को भव्यता देगी। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और यही नहीं, आज जिस युवाओं की बात प्रियंका गांधी कर रहे हैं, उनको महसूस होना चाहिए कि सर्वाधिक शासन पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उसमें उत्तर प्रदेश भी रहा है, जहां 14 बार सरकार रही है। अब क्यों नहीं किए? ठीक है, क्यों नहीं किए? युवाओं की चिंता आप क्यों नहीं? ठीक है, युवाओं की चिंता और उन राज्यों में कांग्रेस को क्यों नहीं है जहां पर उनका शासन है? संदीप त्रिपाठी जी जवाब दे। कह रहे हैं कि भाई आपके खाने की दांत कुछ और है, दिखाने की दांत कुछ और है। आप वादे तो कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है वहां पर इन वर्गों का क्या हाल है, जरा उसे भी देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। कहां किस राज्य में क्या चल रहा है किसी से छिपा नहीं है। जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं दिनेश सिंह जी को ये बात बताना चाहता हूं कि हमने 2500 रुपए धान गेहूं की बात की थी। धान छत्तीसगढ़ में खरीदा जा रहा है। अगर नहीं खरीदा जा रहा है तो आप हमारे वादों में अभी आपकी पोल चल रहा है। उसी तरह आपको अधिकार है लोकतंत्र में, आप बात रखिएगा और
जनता के बीच में जाइएगा। अगर हमने वादा नहीं पूरा किया होगा तो आपको मौका मिलेगा। मैं आपके लिए आपके माध्यम से वोट मांग ले रहा हूँ। अब दिनेश सिंह जी हमारे जिले के रहने वाले हैं। जब ये छोटे थे तो एक एटीएल फैक्ट्री हुआ करती थी हमारे प्रतापगढ़ जनपद में, और यहाँ से ट्रैक्टर बन के रसिया जो है एक्सपोर्ट हुआ करता था। ये एटीएल फैक्ट्री के बारे में हमारे दिनेश सिंह जी भली बात जानते हैं। ये जानते हैं कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितना काम हुआ है, कांग्रेस ने जितनी नहरें बनवाई, जितने पावर हाउस लगवाए, जितना कुछ किया है, आंवला हब से लेकर प्रश्न बनाते हैं। आप जिधर जा रहे हैं सर, एक सेकंड पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद ये तमाम उपलब्धियां तो आप गिनवाने के लिए बैठे ही हैं, वो तो आप गिनवाएंगे ही, कोई रोक नहीं सकता है। आप मुझे ये बताएं, महिलाओं के साथ आप यहाँ पर जितने बड़े बड़े उन्हें सशक्त बनाने के वादे कर रहे हैं, राजस्थान में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? इसके अलावा बेरोजगारी दर राजस्थान में क्या है? रीट के पदों को लेकर किस तरह से वहां पर जबरदस्त ट्रेंड ट्विटर पर आए दिन देखने को मिलता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई आप बरगला रहे हैं यूपी की जनता को, क्योंकि आप लोगों से राजस्थान तो संभल नहीं रहा है। क्या जो हश्र वहां पर हो रहा है वही हश्र यहाँ यूपी की जनता के साथ करना चाह रहे हैं? तो कैसे विश्वास किया जाए इस मैनिफेस्टो पर, आपके किए गए वादों पर? बिल्कुल जवाब दें। बोलिए सर। बिल्कुल, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है वही उत्तर प्रदेश में होगा। आप छत्तीसगढ़ की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? छत्तीसगढ़ में गोधन योजना है, वहाँ पर जो है आप जिस तरीके से 2,000 रुपए यहाँ पर दिया जाता है, वहाँ 10,000 रुपए एकड़ दिया जाता है किसानों को। 2,500 रुपए में धान पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं खरीदा जाता, छत्तीसगढ़ में खरीदा जाता, जिसको केंद्र सरकार लेने से मना कर देती है चावल के लिए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी ये इन लोगों का तरीका है। ये इनसे बात करिए कानपुर की तो बात करेंगे नागपुर, अपने कार्यालय पहुंच जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ से बात कर लेते हैं। अगर दिनेश सिंह जी, मैं आपके लिए वोट मांग रहा हूँ, गरीबों के आवास में अगर 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक जनता ने जो है घूस न दिया हो प्रधानों को, और आपने वसूली न करवाई हो, तो बिल्कुल आपको वोट दे दे। अगर शौचालय में 2,000 रुपए से लेकर 4,000 दिया हो तो आपको वोट दे दे। अब सुन लीजिए। अब आप थोड़ी वंशवाद की बात कर लीजिए। अनुराग ठाकुर बगल में बैठे प्रेम सिंह धूमिल के लड़के, अनुप्रिया पटेल से लेकर सभी लोग वंशवाद के प्रतीक है। अगर वंशवाद भाजपा में ना हो तो आप हम पर सवाल उठाइए। सुबोध, आप ये योगी जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, चलिए ठीक है सर, इन तमाम सवालों के, इन आरोपों के जवाब लेते हैं। एक मिनट का टाइम, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। 2-3 पॉइंट और 30 सेकंड सर आपके पास, जल्दी से। सुबोध सिंह को मानने वाले का आप स्वागत करते हैं। प्रदेश में कहीं पर अगर फैक्ट्री आपने लगवाई हो, प्रतापगढ़ से लेकर कहीं पर भी, तो मैं आपको कहता हूं कि जनता आपको वोट दे। अगर पूरे कोरोना काल में आपने जनता की मदद की हो तो मैं जनता से कहूंगा इनको वोट दीजिए। नहीं तो लाशों के अंबाल लगे हैं, आप इनको भगाइए। अगर जानवर आपके खुला चल रहे हैं खेत, तो आप इनको जिस तरीके से सांस खदेड़ते हैं वैसे इनको खदेड़ने का काम करिए। अगर ये आपको सुविधा देते हैं तो बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, इन्होंने जो ठीक है। आरोपों की आपकी लिस्ट बहुत लंबी है सर, इतना समय होता नहीं है। ठीक है दिनेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद रवि पाराशर मैं आपके पास आ रही हूँ, जल्दी से। नहीं बिल्कुल, देखिए ये मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, और ये भी जानते होंगे कि हम अपने छात्र जीवन से लेकर अब तक हम सब संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, ये भी ये जानते हैं। और लेकिन कह रहे हैं आपने उत्तर प्रदेश का बुरा हाल कर रखा है। इन 5 सालों में जबरदस्त धांधली वहां पर मचा के रखी है, और ये जो तमाम मुद्दे इस समय कांग्रेस पार्टी उठा रही है वो आप ही की देन है। अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करते, किसानों के लिए कुछ करते, युवाओं के लिए, उनकी बेरोजगारी के लिए कुछ करते, तो शायद आज कांग्रेस को इतने मुखर तरीके से ये मुद्दे उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए ठीक है दिनेश, जल्दी से जवाब। शिल्पा जी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ गाल बजाने का काम कर रही है। जो बात उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि हम लड़की हैं, लड़ सकते हैं, यह कहा, और उनकी पोस्टर गर्ल आज जो है भारतीय जनता पार्टी में, क्या ये उत्तर प्रदेश में लड़ सकती हैं? क्या ये पंजाब में नहीं लड़ सकती है? क्या ये गोवा में नहीं लड़ सकती है? क्या ये मणिपुर में नहीं लड़ सकती है? आपके बीच में नहीं बोल रहा है, सुनिए हमारी आपके बीच में नहीं बोल रहा है। आप जवाब सुनिए, आपने सवाल उठाया तो जवाब सुनिए। ये कौन सा चर्चा है पार्टी का? सर एक एक करके प्लीज, सर प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू सर, समय जाया होता है सर। चलिए ठीक है, रवि पाराशर बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रवि जी कुल मिलाकर कहा जा सकता है भाई चुनाव का मौसम आया, ठीक है दिनेश जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कहां है जनता को तय करने देते हैं सर, जनता को तय करने देते हैं। 2017 में भी अखिलेश यादव कुछ इसी तरह से बोला करते थे, लेकिन जनता ने अपने जब मैंडेट सुनाया तो बोलती बंद हो गई। ठीक है दिनेश जी, ठीक है सर, आप लोगों ने 5 साल काम किया है, अब छोड़ देते हैं ना। अगर आपको लगता है कि बेहतरीन काम किया है
तो जनता आपके साथ होगी, और नहीं किया होगा तो जनता जवाबदेही देगी। ठीक है सर। रवि पाराशर जी, चुनाव आया, जुमलों का मौसम लाया, कुल मिलाकर यही बात समझ में आ रही है अभी तमाम मैनिफेस्टोज देख के, तमाम दलों की मैं बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चुनाव आया और जुमलों की जमात लेकर आया या जुमलों की बारात लेकर आया, तो ये तो आजकल अब जहां भी, चूंकि अब भारत में तो ऐसा लगता है कि हर वर्ष चुनाव हो रहे हैं। अभी 2022 के पूर्वार्ध में ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, उत्तरार्ध में भी गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर 2024 में आम चुनाव है। तो भारतीय जनता को, भारतीय नागरिकों को अब जुमले सुनते रहने की एक आदत पड़ गई है और इस मामले में वे सयाने भी हो गए हैं कि जब पार्टियां अपना आपस में रुख बदलती हैं। अब देखिए, ये महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है। कांग्रेस को मुझे लगता है कि एक मसला उठाना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में टाल ठोक के कह रही है कि वो कांग्रेस कहीं सत्ता में नहीं है और उसका सीधा मुकाबला सत्तारूढ़ सरकार से है, योगी सरकार से है, बीजेपी सरकार से है, एनडीए सरकार से है, तब कांग्रेस को मुझे लगता है ये याद दिलाना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि राजनीति में संसद और विधानसभाओं में 33% महिलाओं के आरक्षण का जो विधेयक था वो कांग्रेस ही लेके आई थी, और जो विरोध करने वाली संसद में सर्वाधिक मुखर पार्टियां थीं वो बिहार की लालू यादव की पार्टी थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी। तो तब महिला सशक्तिकरण के मामले में समाजवादी पार्टी का रुख क्या था जो अब ये बात करते हैं। मुझे लगता है कि हर कालखंड में, हर चुनाव में एक चुनावी नियत के साथ साथ चुनावी जुमले और चुनावी वादे भी बदल जाते हैं। एक समय हमने देखा था शिल्पा की न जात पर न पात पर वोट पड़ेगा हाथ पर, ये बड़ा प्रचलित नारा हुआ था कांग्रेस का। उसके बाद जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ताकतवर हुई तो उस समय तिलक तराजू और तलवार या चढ़ गुंडन की छाती पर वोट पड़ेगा हाथी पर। उसके बाद मुलायम सिंह जब जिस कालखंड में मजबूत हुए तो एक नारा मजबूत हुआ कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। और अब भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में बिना किसी क्षेत्रीयता के साथ अगर सबका विकास, सबका के नारे पर जा रही है, सबका विश्वास के नारे पर जा रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मुझे लगता है कि अब ये नारा भी जनता के बीच में पॉपुलर है। और चुनावी नतीजे तो देखिए जनता जनार्दन है, वो जब आएंगे तब आएंगे। पाराशर जी, जो बात संजीव कौशिक जी ने कही थी कि बहुत अच्छी बात है कि जिन मुद्दों के साथ कांग्रेस चुनावी अखाड़े में उतर रही है, वाकई में ये असल मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर बात होनी चाहिए, धर्म से उठकर, जाति से उठकर। यही तो असली मुद्दे हैं जिनसे बिल्कुल 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 शिल्पा, मैं उनकी बात से, तो फिर तो कांग्रेस को बधाई देनी चाहिए इस बात को लेकर। बिल्कुल सहमत हूं, कम से कम सकारात्मक प्रयास बाकी के दलों को लेकर तो आई। अब नतीजा चाहे जो भी हो। नहीं देखिए, सवाल शिल्पा ये है कि बातें अच्छी करना, बातें अच्छी सोचना बहुत अच्छी बात है, पीठ थपथपाई जानी चाहिए जो भी इस तरह की बात करता है। कांग्रेस ने अगर ये बात कही है करने का प्रयास करेगी वो, तो अच्छी बात है, इसकी कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता के मन में कांग्रेस के प्रति विश्वसनीयता का भाव है भी या नहीं है। सवाल ये है, आप कितनी अच्छी बात कर लें, लेकिन अगर आपकी बात कम्युनिकेट नहीं होती है, अगर आप अपनी बात वोट में तब्दील नहीं कर पाते हैं, तो कांग्रेस प्रवक्ता जो शुरुआत में कह रहे थे कि उनकी तो नैतिक जीत हो चुकी है, लोकतंत्र में नैतिक जीत का कोई अर्थ नहीं है, वहां भौतिक जीत का ही अर्थ है। आपको नंबर लाने पड़ेंगे तब आप सरकार बनाएंगे या मुख्य विपक्षी पार्टी बनेंगे। बिल्कुल सही बात संजीव कौशिक जी, यानी कि सिर्फ कह देने भर से काम नहीं चलने वाला है, वो बात जनता के दिलों तक भी पहुंचनी चाहिए, उनके दिलों तक भी छूनी चाहिए, तभी तो वोट में वो तब्दील हो पाएगी और तभी उन वादों का हकीकत में बदल पाना संभव हो पाएगा जब सत्ता में आएंगे। देखिए शिल्पा, 2014 का इलेक्शन हो केंद्र में या फिर 2019 का हो या 17 का विधानसभा उत्तर प्रदेश का हो, भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी लोगों के जहन में एक बात भरने का प्रयास किया और उसमें कामयाबी मिली कि इससे पूर्ववर्ती सरकारें भ्रष्टाचारी रही है, इससे पूर्ववर्ती सरकारों को देश की चिंता नहीं रही है, वो खंड खंड बांटना चाहते हैं, इससे पूर्ववर्ती सरकारों में महंगाई बहुत ज्यादा रही है, इससे पूर्ववर्ती सरकारों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा रही है और इन सारे चीजों पे लगाम हम कसेंगे आएंगे तो
सच पूछिए तो दिल पे हाथ रखा के भारतीय जनता पार्टी यदि ये सवाल उनके सामने खड़ा हो जाए भूत के जैसे तो वो बताया कि किन चीजों पे उन्होंने लगाम लगाया। सवाल ये है कि क्या इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था और विजयी हुई थी? बिल्कुल नहीं। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल तक इन मुद्दों के बारे में बात करती है, लेकिन इलेक्शन आते आते मंडल और कमंडल की बात खुल के सामने आ जाती है। और वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे हम ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे 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 कमंडल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है और इस बार भी जीत के लिए एक नया रास्ता खोजने का प्रयास किया जाएगा जो कमंडल ही होगा। और जो मंडल की बात कर रहे हैं, मंडल और कमंडल दोनों ने साथ दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत पाई थी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से कमंडल एक तरफ और मंडल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से छटक करके दूसरे पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों के मन में एक अविश्वास की बात हुई है। जिस तरह से कहा गया था कि 2017 में हम आएंगे और सत्ता में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हो रही थी, जब देश का और सूबे का मुख्यमंत्री ये बात कहता हो कि 20% की हमें कोई जरूरत नहीं है, वो वोट नहीं देते हैं, उनको वोट की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि प्रतीकात्मक राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी बातें कह जाती है। बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी प्रतीक के तौर पे कह जाती है और उसके बहुत बड़े व्यापक मायने होते हैं, चाहे योगी जी हो या फिर मोदी जी हो। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन भी धीरे धीरे उधर ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है और देखेंगे। इस सवाल का जवाब मैं दिनेश जी आपसे लूंगी कि बीजेपी कमंडल की तरफ जाती हुई बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होती हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में अविश्वास अब उत्पन्न हो रहा है और कहीं ये आप लोगों पर 22 के इस युद्ध में भारी न पड़ने पाए। इसके लिए आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले रवि पाराशर जी कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर शौकत अली साहब आपके पास। रवि जी। शिल्पा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक विश्लेषण जो करने वाले विशेषज्ञ हैं, बुद्धिजीवी हैं, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता हैं, जरा मुझे ये समझा सकते हैं क्या कि 1952 में जब देश में 51-52 में पहली बार चुनाव हुए और उसके बाद से उत्तरोत्तर यानी अब 2022, 2023, 2024 जो लगातार चुनाव होते जाएंगे, कोई भी ऐसा एक किसी राज्य के सुशासन का एक मॉडल बता दें, नाम बता दें, जहां पर महंगाई लगातार बढ़ी ना हो, कम हो गई हो। यानी अब जो महंगाई है इस समय वो अगले 5 साल में बढ़ेगी नहीं, कम कर देगी कोई पार्टी। ये या कभी कम हुई है क्या हकीकत में? ठीक है, कभी नहीं हुई। हमेशा महंगाई बढ़ी है, हमेशा आबादी बढ़ने के अनुपात में रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ। सरकारी नौकरियों की जहां तक बात है, बहुत सारी सरकारी नौकरियां, और ये बात सरकारों को भी पता होती है, विपक्षी दलों को भी पता होती है और कहीं ना कहीं जनता को भी पता होती है। कौशिक साहब, आवाज मिल रही है मेरी? लगता है संपर्क हमारा कट गया है। शौकत अली साहब आपके पास आऊंगे, उसके बाद फिर दिनेश जी। आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए, कंप्लीट योरसेल्फ, बोलिए सर। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि ये बात बिल्कुल सही है कि यदि बेरोजगारी बढ़नी है, महंगाई बढ़नी है, तो ये पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में या पार्टियां इसको जिस तरह से प्रेजेंट कर रही है या भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से प्रस्तुत की, भ्रष्टाचारियों को अंदर किया, कितने ब्लैक मनी वाले को पकड़ के लाया गया, कितने वसूली की गई, ये तमाम चीजें हैं उस पर। इसमें ठीक है, आपके मुताबिक जो आप कर नहीं सकते तो फिर उसे लिखिए भी मत ना, लिखने की क्या आवश्यकता है? वोट का इस तरह से लालच देकर वोट पाने की क्या आवश्यकता है? चलिए ठीक है, शौकत अली साहब, कहीं ना कहीं आपको खुशी हो रही होगी, बीजेपी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है कुछ विश्लेषणों में। कहीं ना कहीं लोगों ने जो आजमाया भारतीय जनता पार्टी को, एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए या अविश्वास की जो भावना कहीं ना कहीं लोगों के मन में पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ एक्सपर्ट्स को खुशी हो रही होगी समाजवादी पार्टी को, आगे का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फाइनल कमेंट भी दीजिएगा सर जाते जाते, कितने कॉन्फिडेंट है आप लोग, समाजवादी पार्टी कितनी जबरदस्त और कड़ी टक्कर इस बार दे पाएगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आपने सवाल किया, कांग्रेस के लोगों ने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में क्या अवस्था है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कह दिया कि आप राजस्थान के लोगों का बताइए। बड़ा दुर्भाग्य था, कोई राजस्थान जा रहा था, कोई उत्तर प्रदेश आ रहा था। मैं बड़ा आश्चर्य में था कि उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही थी, वो राजस्थान चले गए। कांग्रेस के लोगों ने ये नहीं पूछा जहां उत्तर प्रदेश छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के और राज्यों में सरकार है, वहां का भी डाटा बता नहीं। तो इसी तरह इन दोनों की नूराकुफ्ती हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी संकल्प पत्र की बात कर रहे थे, मैं गंभीरता से सुन रहा था।
कि हमने जो संकल्प लिया वो किया है और पूरा करके दिखाया है। शायद इन्होंने ठीक से अपना ही संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि संकल्प पत्र के एक पन्ने पे लिखा था कि 90 दिन में सारी भर्तियां पूर्ण कर देंगे, 90 दिन में वो सारे खाली पद भर देंगे जो उत्तर प्रदेश में खाली है। 90 दिन का तो हमें पता नहीं, भरे कि नहीं भरे वो भी हमें पता नहीं। दूसरे पन्ने पे ये भी लिखा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे। हमें नहीं जानकारी कि इन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा। 70 लाख हो सकता हो दे दिया हो, क्योंकि इन लोगों को महारत हासिल है कागज पेश करने की, आंकड़ा पेश करने की। एक आंकड़ा देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 90 दिन में देश में काला धन वापस आ जाएगा। मुझे नहीं पता आया कि ठीक है, आपके मुताबिक बीजेपी ने सारे झूठे वादे किए हैं। सर ठीक है, बीजेपी की छोड़ देते ना, जनता पर छोड़ देते हैं। अब तो बहुत कम समय बचा हुआ है। अब आप कितने सशक्त हैं, या आपकी पहुंच जनता के दिलों तक कहां तक बन पाई है, उस पर जल्दी से जवाब दीजिए। फाइनल कमेंट दीजिए सर, 1 सेकंड 10 सेकंड आपके पास। एक महान व्यक्ति ने हमसे कहा, आपके पैनलिस्ट हैं, मैं नहीं जान पा रहा हूं कौन है, पूछने लगे कि 51-52 में जब देश आजाद हुआ और चुनाव हुए तो उसके बाद से महंगाई बढ़ती चली आ रही, कोई राजनीतिक एक दल बतावे जिसमें महंगाई कम हो गई। मैं सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि शायद उन्होंने पिछले कार्यकाल देखे नहीं, या तो दुर्भाग्य से इनको भी 2014 में आजादी मिली है, दुर्भाग्य से इन्होंने उत्तर प्रदेश में तमाम और कार्यकाल देखे नहीं होंगे, देश के और कार्यकाल देखे नहीं होंगे। इसी भारत देश में रेल को बेनिफिट भी पहुंचा था, मुनाफा भी हुआ था, दुर्भाग्य से इन्होंने देखा नहीं, क्योंकि भारत में इनके जैसे लोगों को 2014 में आजादी मिली है। तो जल्दी से रवि पराशर आप पर तंज कसा गया है, जवाब आपका, फाइनल कमेंट आपका। ठीक है, ठीक है, आप हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। चलिए, बचना चाहिए और असल धरातल पर बात होनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, कि रोजगार मिटाने का जरिया सरकारी नौकरियां कितने प्रतिशत हैं? केवल 10-12% से ज्यादा रोजगार सरकारी क्षेत्र में नहीं है। बाकी का सारा का सारा 90-85% रोजगार प्राइवेट सेक्टर में है। आप बात ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछेंगे। दिनेश सिंह, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, उसके बाद संदीप जी। दिनेश सिंह, फाइनल कमेंट आपका। मेरा सवाल बीजेपी कमजोर होती भारतीय जनता पार्टी से भी है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस की ताकत दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव के चेहरे पर उनकी ताकत दिखाई दे रही है। बीजेपी कहां स्टैंड करती हुई? फाइनल कमेंट। एक तो इनकी आवाज नहीं पहुंच पाई, इसलिए मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आपने जो कहा हम कहां पहुंच पा रहे हैं। आज जो बातें कर रहे हैं कांग्रेस, आज समाजवादी पार्टी भी कह रही कि हम आएंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इनके शासन में सुबह 8 बजे बिजली जाती थी, रात को 8 बजे आती थी, वो भी आएगी कि नहीं आएगी गारंटी नहीं होती थी, लेकिन 8 बजे से लेकर 8 बजे तक नहीं आएगी। शौकत अली जी, प्लीज सर इंटरप्ट मत कीजिए, फाइनल कमेंट लेने दीजिए। डिबेट का क्या कंक्लूजन निकला है, क्या निष्कर्ष निकला है, जनता तक पहुंचने दीजिए सर प्लीज। इसमें आपने कौन सा ऐसा रोजगार दिया था जो बिना हाई कोर्ट गए हुए? आपका सैफई महोत्सव कहाँ चला गया? अब आप नेताजी का जन्मदिन क्यों नहीं मना? यही तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है, आप सफाई पे पहुंच गए। क्या नेताजी पूछा आपकी पार्टी को लेकर जाता है, उत्तर प्रदेश का आपकी मजबूती को लेकर जाता है, विपक्षी दलों पर पहुंच जाते हैं सर। चलिए ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस जिस तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है, ऐसा तो नहीं है आगे जाकर फिसल जाएगी जल्दबाजी के चक्कर में, या फिर मजबूती के साथ खड़ी नजर आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं फिसलने वाली है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश को एमवाई फैक्टर बहुत अच्छा लगता है। भाजपा का एमवाई फैक्टर है मोदी और योगी, और सपा का है मुस्लिम और यादव, और कांग्रेस का है महिला और युवा। आज हम महिला और युवा की बात कर रहे हैं, और अभी हमारे सपा के मित्र कह रहे थे, अगर भाई आपके कितने जिला अध्यक्ष क्या है, क्या बताने की जरूरत नहीं है। आप और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक धर्म की राजनीति करता है, एक जात की राजनीति करता है। तो आज उत्तर प्रदेश को धर्म और जात के राजनीति से हम बाहर निकाल के, जिस प्रकार से 40 इकोनॉमी जोन में बांटकर उत्तर प्रदेश को हमने जो है कानपुर, भिलाई की बात, और मथुरा, नोएडा जैसे औद्योगिक क्षेत्र हमने बनाए, वैसे ही औद्योगिक क्षेत्र बनाकर उत्तर प्रदेश को रोजगार दें। कौशिक साहब, फाइनल कमेंट आपका। क्या धर्म जाति से ऊपर उठकर, इस तरह की जाति से ऊपर उठकर मुद्दों की, असल मुद्दों की जाति राजनीति इस बार जीत पाएगी? ये मुझसे सवाल है कौशिक साहब आपसे। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए
ये चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, खास करके मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात रही है। अब वक्त आ गया है कि विपक्षी पार्टियां लगातार उनको हर इस मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रही है। ठीक है। इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने चुनाव जीता था, अब जवाब देना भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को कैसे अब लोगों को वो संतुष्ट कर पाते हैं, बहुत बड़ी चुनौती मुझे दिखाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुल मिलाकर वक्त अब यह भी आ गया है कि जनता को खुद अपने विवेक से तय करना होगा कि फ्री फ्री फ्री, सेल 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 जो चारों तरफ लगी हुई है, आपका वोट बिकाऊ है या फिर आप असल मुद्दों पर हार और जीत चाहते हैं। अपने विवेक से, अपनी समझदारी से काम लेते हुए उस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं जिसने वाकई में काम किया हो। आपके पास बसपा का भी 5 साल का कार्यकाल का पूरा उदाहरण है, आपके पास सपा का भी 5 साल का उदाहरण है, और हाल ही में आपने योगी आदित्यनाथ सरकार को भी, बीजेपी को भी आजमा लिया है। अब आपको सोच समझकर खुद अपने विवेक से फैसला लेना होगा। मुफ्तखोरी के चक्कर में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए बहुत सोचकर, बहुत समझकर। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.